साथ जल्द ही एक गेस्ट भी जुड़ गए हैं जो एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर रुचिर गुप्ता। कैसे आप लोग? नमस्कार रुचिर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म एबीपी लाइव पे। बिल्कुल, एबीपी लाइव, पैसा लाइव पे हम बजट की लाइव कवरेज कर रहे हैं, जिस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रुचिर जी, अगर हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्टॉक मार्केट अब बजट, हाँ, हम कह रहे हैं कि किस तरह से स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रही है आने वाली बजट स्पीच के ऊपर। शुरुआत हमने सुबह देखी थी कि थोड़ा सा लग रहा था कि आज मामला डगमगाएगा, लेकिन नहीं, करेक्शन वापस आ गई है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए मैम, मार्केट में जितने भी स्टॉक्स ऊपर नीचे हो रहे हैं बजट के, देखिए नॉर्मली मार्केट जो चलती है रोज, वो तो अपने हिसाब से चल ही रही है। और मार्केट में इन जनरल काफी ज्यादा हाईज बने हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा करेक्शन मोड में भी है। बट बजट में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा आ सकता है, तो कोई इतना बड़ा मतलब कोई ऐसा डिक्लाइन या जैसा मेरे को दिख नहीं रहा है अभी। और ये छोटे छोटे करेक्शंस हैं, 400 800 1000 पॉइंट के, जो निफ्टी में हमेशा से होते रहे। आप देखो कितनी बड़ी रैली ऑलरेडी निफ्टी कर चुकी है। बिल्कुल। रुचिर जी, मैं आपसे वही पूछने वाली थी कि पहले कहा जाता था कि लक्ष्य बनाएंगे कि सेंसेक्स 1 लाख और निफ्टी 25,000 के लेवल पर देख जाए, लेकिन जितने भी आप एक्सपर्ट से बात करो वो कहते हैं शायद ये बहुत ही शॉर्ट टर्म वाला लक्ष्य है, बहुत छोटा लक्ष्य है, विजन थोड़ा बड़ा क्यों ना हो। निफ्टी को उससे ऊपर और सेंसेक्स को 1.5 लाख पार करते हम बहुत जल्दी देखेंगे। बहुत एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा है कि इस साल के अंदर ये लेवल पार कर जाएगा। मैं निफ्टी मैम 25,000 की बात कर रही हूँ। निफ्टी बड़े आराम से 25,000 जा सकती है, जैसा कि आप देख रहे हो। देखिए, अगर आप पी रेशियो के बेसिस पे देखोगे तो निफ्टी अभी भी कोई महंगी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा हाई पे नहीं है। पी रेशियो के बेसिस पे अभी भी बहुत ज्यादा उछाल आ सकता है, बहुत ज्यादा आगे जा सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखो तो हर तरफ से बाकी ग्लोबल इकोनॉमीज में अगर आप देखो, हर इकोनॉमी में कहीं ना कहीं रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है, हो रहा है रिसेशन। उनके नंबर्स भी ऐसे आ रहे हैं, जीडीपी की डी ग्रोथ हो रही है। बट एक इंडिया ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे 8% की ग्रोथ आपको लगातार दिख रही है। मतलब पैंडेमिक के बाद भी आप देखो तब भी हो रही है। और अभी भी नॉर्मल आप देखो कि बाकी सारी इकोनॉमीज को आउट परफॉर्म कर रही है हमारी इकोनॉमी। एंड हर चीज आप देखो, स्पेंडिंग पावर बढ़ी है लोगों की, एफ्लुएंट सेक्टर, अगर आप एफ्लुएंस क्लास को देखो वो बढ़ी है। तो हर तरीके से हमको बढ़ता हुआ दिख ही रहा है। तो जब लोगों के पास पैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और स्पेंडिंग हो रही है, तो फिर हम मानते हैं कि अभी आगे आने वाले टाइम में और ये अच्छा ही होना है। रुचिर जी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये बजट थोड़ा अहम बजट भी है क्योंकि एक चुनावी बजट है, तो आपको क्या लगता है सर कि किन अहम सेक्टर्स पे इसका असर आज ज्यादा दिखने वाला है? क्या लगता है कि बजट में? हाँ हाँ प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर में इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 80D के अंदर में जो लिमिट है एक एग्जेम्पशन की, मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह की या मेडिकल की, 25,000 से बढ़ करके 50-60,000 की तरफ जा सकती है, अगर इन केस ऐसा होता है। और पहले से आप जानते हो आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख का एक मेडिकल बेनिफिट भी लोगों को मिल रहा है। तो उससे क्या है कि हॉस्पिटल्स में और इन सब में जो है एक बढ़त देखने को ऑलरेडी हमको देखने को मिली। और यहाँ पे अगर बजट में ये नया 80D के अंदर अगर एग्जेम्पशन बढ़ता है, तो इसमें जी और जी। हमको बेनिफिट दिख सकता है फार्मा सेक्टर और हॉस्पिटल के सेक्टर्स में। साथ ही साथ रुचिर जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 3 महीने के अंदर हमने देखा है कि पीएसयू स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, मतलब अपने सारे लेवल तोड़ के एक बिल्कुल ही नया अपने लिए लक्ष्य बनाया है, एक अलग पीक जाकर टच की है। आपको क्या लगता है कि क्या ये पीएसयू सेक्टर की जो रैली है, ये यहाँ पर इसका बबल बर्स्ट होने वाला है, ये यहाँ खत्म होगी कि नहीं? शायद ये यहाँ से एक नई शुरुआत है। देखिए, ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो हमने अभी तक सरकारी कंपनियों को समझ करके रखा है, जिस तरीके से चलती रही है, वो सब चीजें बदल रही हैं। मेरे को एक इंटरिम चीज पता चली थी कि एक जो अभी एनडीए गवर्नमेंट अपनी चल रही है, इसमें कुछ मीटिंग वगैरह हुई थी, जिसमें कि ऐसे नहीं चलेगा टाइप की बातें डिस्कस हुई थी, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा। एंड उसी एफिशिएंसी का नतीजा अगर आप देखोगे तो डीआरडीओ में कितने सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, कितने सारे नए नए मिसाइल्स और सब चीजें हुई हैं। तो अल्टीमेटली वही चीज हमको बाकी सब में भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि उनके अंदर मोमेंटम आ गया है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर काफी कुछ बदल चुका है। एंड भाई कॉम्पीट करना है उनको प्राइवेट सेक्टर से, तो ये लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है। और बाहर की इतने सारे एफआईआईज, डीआईआईज और सबकी नजर है, एफडीआई की नजर है हमारी कंट्री में। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, पहले जैसा बहुत कुछ नहीं रहने वाला है। तो एक आप अगर देखोगे तो
नॉर्मल सी जो सिचुएशन है, जहां पे कि एक नॉर्मल सा पर्सन जो जितना कमाता था उससे ज्यादा कमा रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, तो इन सब चीजों में पीएसयू में भी कहीं ना कहीं, और आप सब देखोगे कि तो पीएसयू सेक्टर में भी बहुत दम रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं जिनकी वजह से ये स्टॉक रैली कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी एक और कारण हो किसी भी, सकता है। हम्म, हाँ, आप हाँ जी सर। किसी भी चीज को हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो अब बहुत रैली कर चुका, हमें हमेशा उसका पी रेशियो एक बार चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है पी रेशियो लेवल पे वो बहुत सस्ता अभी भी हो। साथ ही सर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये भी हो सकता है कि जिस तरह से सरकार नई पॉलिसीज बना के ला रही है, सरकार नए रिफॉर्म्स ला रही है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, इसको देखते हुए भी पिछले कुछ समय में काफी तेजी से जितने भी पावर स्टॉक हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स हैं, उनके अंदर काफी बढ़ोतरी देखने को मिली, एकदम से तेजी देखने को आई। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आप देखो तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां पे सोलर एनर्जी के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे, अगर सोलर एनर्जी की तरफ देखिए तो बहुत ब्राइट है सब कुछ, एंड और भी कुछ ग्रीन एनर्जीज की तरफ गवर्नमेंट का फोकस है। अगर आप जानोगे तो 2025 तक हमारा कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस करने का बहुत बड़ा टारगेट है। तो उस जी पॉइंट को देखते हुए ये रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज में तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। जी शुभांशु। अभिषेक जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि अभी हाल ही में जैसा हम देख रहे हैं कि बाजार में एसएमई आईपीओस की तो जैसे भाई बाहर चल रही है, हर दूसरे दिन दो दो तीन तीन आईपीओस आते भी चले जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये बजट कहीं ना कहीं क्या उस रैली को तोड़ पाएगा? देखिए, बजट जब रैली को तोड़ता है ना, कैसे तोड़ता है, जैसे इन जनरल अगर हम निफ्टी को ही देख ले, तो निफ्टी में जो करेक्शंस आए हैं वो ऐसे आए हैं, जैसे एक करेक्शन आपका सितंबर 2025 से लेकर 21 से लेकर के लमसम जून 2020 तक आया था, वो लमसम 3000 का आया था। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा जी करेक्शन हो सर। गया, टाइम वाइज भी थोड़ा बड़ा करेक्शन हो गया। ऐसे ही अगर आप देखोगे दिसंबर से 2022 से लेकर के एक मार्च 2023 तक का करेक्शन आया था, ये भी लमसम आपका 2000 पॉइंट का आया था, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही एक करेक्शन अभी छोटा सा और आया था 15 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक, ये लमसम 1000 पॉइंट का आया था। अब इस तरीके करेक्शन मार्केट में आते ही रहते हैं, तो अब अगर बजट आकर के ऐसा 1000-1500 पॉइंट का करेक्शन दे देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आता भी क्यों है ये करेक्शन, क्योंकि कई सारे लोगों को जिन स्टॉक्स में नहीं लग रहा है कि बेनिफिट होगा और एकदम से उनके सामने लिक्विडेटिव कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, तो वो उसमें पैसा डंप करेंगे, मतलब सेल करेंगे, और वो सेलिंग का नतीजा आपको सेंसेक्स में दिखेगा गिरता हुआ, और फिर उसके बाद में जब वो बाइंग करेंगे तो फिर मार्केट रिकवर करती हुई भी दिखेगी। तो इन जनरल हम देखें तो बजट का कोई, देखिए, हम उसको देख सकते हैं कि हाँ उसका कुछ इम्पैक्ट होता है, बट एक्चुअल में सब जानते हैं कि फंडामेंटली अगर अच्छी कंपनी है तो उसमें इन्वेस्ट करना ही करना है। तो वो एग्जैक्टली exactly. मतलब टेम्पररी इफेक्ट है बजट का। तो सर, आपके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट काफी अच्छे से इस लेकिन मैं बजट यहाँ का पर ये भी स्वागत कहना करने वाला चाहती है। हूँ मिस्टर गुप्ता, आपसे ये भी मेरे कहना को चाहती हूँ लग कि रहा है, आज देखिए पूरी ऑलरेडी, हाँ जी, डिफेंस सेक्टर पे, कृषि सेक्टर के ऊपर और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी बिल्कुल घोषणाएं होने को मिलेंगी, ऐसी उम्मीद है, कुछ ना कुछ तो पक्का होगा। तो हम मान सकते हैं कि पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर से जुड़े जितने शेयर बिल्कुल, हैं, एग्री इनमें से एक जुड़े, उनके अंदर शायद आज एक सडन तेजी देखने को मिले। हम मिले। आज की बात करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आज से लेके कल दोपहर तक में उन्हें देखने को मिले। सर, आपने पेट्रोल का नाम लिया, हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं रुचिर गुप्ता जी, जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं। सर, वापस हम आपके पास आते हैं। अब आप ये बताइए, जैसे हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा कि पेट्रोल के दामों के अंदर बीच में काफी एक लहर आई थी, जब कहा गया था कि पेट्रोल के दामों में सडन गिरावट होगी, पेट्रोल सस्ता होने वाला है। आपको क्या लगता है कि इसका ओएमसीज के स्टॉक के ऊपर कुछ हाल आने वाले कुछ दिनों में कोई फर्क पड़ेगा, कुछ इम्पैक्ट बड़ा पड़ने वाला है? हाँ हाँ, तो बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है। देखिए, इंडिया ने डिसाइड किया हुआ है कि ऑयल में अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना है, या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, और हमको इंपोर्ट उसका कम से कम करना है, तभी बजट डेफिसिट को भी कम कर पाएंगे। तो वहां से अगर हम देखते हुए गवर्नमेंट का जो एम है वो बजट डेफिसिट से जब पेट्रोल का इंपोर्ट हम कम करेंगे तभी वो चीज हो सकती है। और रिसेंट में हमने बहुत सारे बड़े बड़े ऑयल के रिजर्व्स ऑलरेडी फाइंड आउट किए हैं। तो आप, और इवन हमने रिजर्व के जो स्पेसेस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े बनाए हैं।
ताकि हम वहां पे स्टोर कर पाए। अभी हमारे पास है नहीं इतना, तो हमने उसको रेंट पे भी देना चालू कर दिया है। तो वहां से हमें ये दिख रहा है कि देखिए कोई भी अगर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं रेन की, तो हमने गड्ढा बनाया हुआ है ताकि वो रेन वहां पे स्टोर होगी। तो इसका मतलब ये कि एक्सपेक्टेशन क्लियर है कि वहां पे बहुत बड़ा बड़ा रिजर्व आने वाला है ऑयल का, और ये होता हुआ दिखेगा हमें। सर जैसा बाजार देखने में आज दिख रहा है कि फाइनेंस स्टॉक्स हो गए वो काफी लाल निशान में आज दिख रहे हैं हमें। भारतीय एयरटेल मतलब टेलीकॉम सेक्टर के भी काफी शेयर हमें लाल निशान में दिख रहे हैं। सर इसकी कोई क्या खास वजह है आज की, सिर्फ बजट का असर इन पे दिख रहा है इन कंपनीज पे आज? देखिए ये चीजें आप कभी इन जनरल अगर बोलूं तो देखिए हो सकता है किसी स्टॉक का लेना देना ना हो बजट से, बट क्योंकि किसी को कोई अच्छा लग रहा है स्टॉक, आज उसको मन है उधर जाने का, तो इसलिए बेच दिया उसको। तो ये बहुत बार होता है, और हम सोचते रह जाते हैं अच्छा लगता है कल्प्रिट है फाइनेंस के स्टॉक को गिरना है, और फिर बाद में पता चलता है कि कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो तो बस मार्केट चल रही थी, ऐसा हुआ। लेकिन अगर अभी भी आप देखोगे तो आज भी पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर अगर आप ध्यान दें शुभांश, तो वो अभी भी अपनी पूरी जगह बनाए बैठे हैं। आपसे एक और सर सवाल पूछना चाहेंगे, रेलवे के अंदर हमने देखा कि पिछले 2 महीने के अंदर किस तरह रेलवे स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। कहाँ लोग कहते थे कि ये स्टॉक बस अब 50 पे रह के नहीं, अब शायद हम इसमें एंटर नहीं करेंगे, अब इसका लेवल आ गया है, वो 50 वाला लेवल 250 पार कर गया है। एक आध दिन बीच में होता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन होती है, लेकिन रेलवे स्टॉक ने पिछले 6 महीने में अपनी रैली छोड़ी नहीं। ये रैली आपको कहां तक कंटिन्यू होती दिखती है? देखिए इन जनरल हमने हर एक बजट में देखा है कि रेलवे में स्पेंडिंग बढ़ाई जाती है, जिससे टीटागढ़ वैगन या कुछ ऐसे स्टॉक जो रेलवे से रिलेटेड वो बढ़ते हैं। बट अभी जैसे 6 महीने से पहले से चल रही है, और यहाँ पे उसका रीजन भी है कि अपनी भारत की गवर्नमेंट ने रेलवे लाइंस को डबल करने का सोचा हुआ है। वंदे भारत 400 ट्रेनें चलनी है, तो ये उनको क्लियर दिख रहा है कि इधर अच्छा खासा फोकस है कनेक्टिविटी बढ़ाने में, और उसकी वजह से ये सब रैली है। तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिख रहा है हमको रेलवे में, उसी वजह से ये रैली आ रही है। जो लोग अभी इस शो को देख रहे हैं मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे साथ आज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं। तो आपके अगर बजट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में पिन कर दें, कमेंट सेक्शन पे इस सवाल को पूछे, हमारे गेस्ट उस सवालों का तुरंत जवाब देंगे और आपका सवाल उन तक पहुंचाना ही तो हमारा काम है। यहाँ पर अब हम फिर से एक बार एक पूछना चाहेंगे कि जिस तरह हमारे टैक्स एक्सपर्ट जो हमारे साथ बैठे हैं, अभिषेक जी, उनसे काफी बात हुई, उन्होंने हमें सारी अपनी एक्सपेक्टेशंस बताई अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कि उनकी भी एक्सपेक्टेशन क्या है। साथ ही साथ सर अगर हम आपसे भी रुचिर जी पूछना चाहें कि आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप क्या चाहते हैं कि अगले 20 मिनट के अंदर क्या बड़ी घोषणाएं आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी आज आप आके हमारे इस शो पे बता दें। डिफेंस सेक्टर में तो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होनी है, बिकॉज आप सब जानते हो कि चाइना ने कितना परेशान करके रखा हुआ है हम लोगों को पिछले कुछ सालों से, एंड इंडिया पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है डिफेंस के सेक्टर में, बिकॉज हम रशिया का या किसी और का एयरक्राफ्ट या जो भी चीजें रखते हैं और फिर उसमें रिपेयरिंग में अगर मना कर दिया गया तो दिक्कत आने वाली। तो इंडिया ने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कि चाइना को दबाने का एक ही तरीका है, हमको अपना डिफेंस में पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट होना। इवन अगर आप पिछले साल का एक्सपोर्ट भी देखोगे इंडिया का, तो 1100% बढ़ा है डिफेंस के इक्विपमेंट्स का। अभी फिलीपींस और इंडोनेशिया और वियतनाम को भी इंडिया ने ब्रह्मोस वगैरह देना चालू कर दिया है। तो वहां पे एक चीज क्लियर दिख रही है कि शायद इंडिया की गवर्नमेंट और कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर सकती है जिससे प्राइवेट प्लेयर्स का इसमें आने का और आसान रास्ता हो सकता है। बिकॉज अगर आप देखो यूएस इतना डिफेंस में इतना अच्छा क्यों हो पाया, बिकॉज वहां पे प्राइवेट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो वो चीज एक हमें दिखती है कि शायद प्राइवेट कंपनीज में एक बहुत बड़ा हो सकता है एंट्री जो डिफेंस सेक्टर में। सर एक छोटा सा आपको रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को कि इंटरिम बजट में सरकार ने सिंग टैक्स यानी सिगरेट और अल्कोहल पर लगने वाले टैक्स में बढ़ोतरी कर सकती है, ऐसी खबरें आ रही है कि बढ़ोतरी हो सकती है। उससे आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या दिख रहा है होते हुए? ये बड़ी सिंपल सी चीज है, पिछली बार ही नहीं हर बार बढ़ाते आए हैं सिगरेट पे टैक्सेस, और हर बार आईटीसी का स्टॉक गिर जाता है फिर बाद में बढ़ जाता है। तो वो हमेशा एडजस्ट करता जाता है, हमेशा ये चीज होती ही जा रही है। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है और हर बार हमने देखी है। और अच्छी बात है, देखिए इस पे टैक्स बढ़ाने से एक अच्छा गवर्नमेंट का भी सिस्टम ये कहता है, समझना चाहता है कि हमारा युवा वर्ग जो है जो इस तरफ जा रहा है वो उसकी तरफ ना जाए, उसके लिए थोड़ा सा एक हिंड्रेंस पैदा करने का रीजन है वो।
अच्छा। सर अब हम आपने जैसे बोला कि डिफेंस के अंदर काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि डिफेंस के साथ साथ जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ड्रोन सेक्टर के अंदर काफी बदलाव होने वाले हैं, टेक के भी स्टॉक्स अगर देखा जाए, या फिर इस तरह जो आधुनिक चीजें बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनके अंदर भी कुछ एक्सपेक्टेशन दिख रही है। और डिफेंस की अगर हम बात करें तो डिफेंस में भी दो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स है, एक वापस अपना पीएसयू और एक प्राइवेट प्लेयर। इन दोनों में से किसका पलड़ा भारी रहने वाला है आपके मुताबिक? ये आने वाले टाइम में प्राइवेट कंपनीज का होने वाला है, बिकॉज आप समझ सकते हो कि प्राइवेट कंपनीज जितनी तेजी से काम कर सकती हैं, उनकी एफिशिएंसी ऑलरेडी बनी हुई है, वो प्रॉफिट पे सीधा फोकस रहता है और हमेशा बड़ी से बड़ी चीजें करना चाहती हैं। इसलिए प्राइवेट कंपनीज पे हमेशा पलड़ा भारी रहने वाला है। जी शुभांश, आपको सर से सर, सवाल। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या लग रहा है, इस बार किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र चलने वाला है सर? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार में काफी समय से इंफ्रा पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, जिस तरीके की विकास गति योजनाएं भी चल रही सामने और विकास हो भी रहा है। इसके चलते सर किन अहम शेयर्स पे अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें कि किन अहम शेयर्स पे इस बार कुछ एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है? अगर मैं बोलूं तो शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, ये एक अच्छा स्टॉक मेरे को लगता है जो भाग सकता है। उषा मार्टिन एक ऐसा स्टॉक है जो है तो बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल वायर्स में, लेकिन स्टील एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स में है, लेकिन वो अच्छा खासा रैली कर सकता है। बिल्कुल। रीजन बीइंग कि ये सब चीजों का रिक्वायरमेंट रहता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके अलावा आहलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स एक अच्छा स्टॉक मेरे को लगता है। तो ये 3-4 स्टॉक मेरे को अच्छे लगते हैं। बाकी एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सो इसको अपना खुद का नहीं नहीं रिसर्च सर, करके यहाँ ही पे देखें। मैं यहाँ पे आपके ये भी कह देती हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमने यहाँ पे जो शेयर्स की बात करी, हमने इनमें से कोई भी शेयर डायरेक्ट रेकमेंड नहीं किया है। हम बस एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि किस किस सेक्टर के अंदर सरकार अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकती है, तो किन शेयर्स के अंदर हम उतार चढ़ाव देखने को हमें मिलेगा आज या आने वाले नियर फ्यूचर में। हमने यहाँ पे किसी भी शेयर की कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन हम नहीं करते हैं। क्यों सर? बिल्कुल। हमारी अब एक नई को-होस्ट नैन्सी हमारे साथ जल्दी ज्वाइन करेगी। साथ में सर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारी रिटेल मार्केट है वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही है। अब जैसे हम अपने भारत के अंदर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आत्मनिर्भर हैं, उसी तरह अब हम अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर भी पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की जो तादाद है, नंबर है, वो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। और उसी तरह हम कोशिश करते हैं कि सरकार म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी काफ़ी कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है। म्यूचुअल फंड सही है ऐसे कह के कैंपेन्स लेकर आती है, और इसका मकसद शायद एकदम क्लियर है, साफ है, कि जिससे यंग पॉपुलेशन, यंगेस्ट कंट्री की मोस्ट यंग पॉपुलेशन जुड़े। अभी हमने हाल फिलहाल में ये तक सुना था कि सेबी चीफ मधुपुरी बुर्ज ने कहा था कि हम एसआईपी का जो मिनिमम अमाउंट है उसको कम करके 250 रुपए तक ले आएंगे। उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, एक चीज है कि बहुत पहले की बात है, आज से 15 साल पहले एसआईपी हम लोग सोचते थे 1000 रुपए से नीचे होती नहीं है। बाद में फिर मैंने कुछ फंड्स को सर्च करना चालू किया और मैंने देखा कि 100 रुपीज तक की भी एसआईपी हो सकती थी। तो पॉइंट ये है कि कोई रिसर्च नहीं करता, और जा करके अगर देखोगे तो भी आज भी शायद हमको 100 रुपए की एसआईपी करने वाला फंड शायद मिल जाए। देखिए, उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया, एक अच्छी बात है। ये होने से क्या होगा कि लोगों के अंदर ये एक समझ आएगी कि हाँ, ये भी हम कर सकते हैं। तो अभी अगर एक पर्सन आप सोचो कि थोड़ा सा पैसा कमाता है हर महीने, अगर वो उसकी अगर एक आदत पड़ जाए, देखिए आप फ्रिज लेते हो, वॉशिंग मशीन लेते हो, कार लेते हो, आप एक ईएमआई दे देते हो। आप एक अपार्टमेंट खरीदते हो, ईएमआई दे देते हो, वहां पे आप रेगुलर आपका एक्स फ्लो हो रहा है, बाहर पैसा जा रहा है। लेकिन जब आप एक इस तरीके का क्रिएट करते हो तो आपका एक्चुअल में पैसा जुड़ना चालू हो जाता है, और वो भी डिसिप्लिन मैनर में। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। और ये छोटे अमाउंट से क्या होगा कि एक बंदे को, मान लीजिए कि उसके पास पैसा ज्यादा है बट स्टिल वो 250 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, और उसको साल 2 साल में कुछ अच्छा रिटर्न दिखता है, तो उसका अमाउंट फिर बढ़ेगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम रहते हैं। या तो बंदा एफडी करता है या सीधे स्टॉक मार्केट में कूद जाता है। तो म्यूचुअल फंड में ये एक बीच का अगर गैप और अच्छे से मैनेज कर ले तो हमारे पास अच्छे खासे ऑप्शंस हो जाएंगे। सर मैं कह रही हूँ, जैसे कि आपने बताया वैसे ही आपने इंफ्रा की भी बात करी। बिल्कुल, जो हमारे माननीय मंत्री हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, उनके भी काफी क्लियर विजन है रोड को लेके, हाईवे को लेके, इंफ्रा को लेके। उसी की वजह से जैसे आपने बताया कि उन्होंने हमारी हमारी को होस्ट हमारे साथ जुड़ी है नैन्सी। आप नैन्सी जानती हैं कि उन्होंने कुछ समय पहले बोला था कि हमें ट्राम्स हर शहर पहुंचानी है, हमको ई बसेस
चलानी है, बहुत सारे ऐसे नए प्रोजेक्ट्स हैं, केबल कार की भी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। ऑलमोस्ट हर हिल स्टेशन के ऊपर अब केबल कार होगी, जहाँ पहले बचपन में हम देखते थे कुछ ही जगहों पे केबल कार मौजूद होती थी, अब हर हिल स्टेशन के ऊपर केबल कार की उपस्थिति होगी। इससे आपको क्या देखने को लगता है? केबल कार्स यू मीन जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स के लिए चार्जिंग स्टेशन के लिए आप कह रहे हो? नहीं सर, केबल कार मैं कह रही हूँ जो रोपवे होते हैं, रोपवे प्रोजेक्ट। अच्छा अच्छा, रोपवे। ओके ओके। तो देखिए, जैसे अभी हमने बात करी कि टूरिज्म की तरफ इंडिया का बहुत ज्यादा रुझान है और हम अपनी संस्कृति को प्रमोट करके लाना भी चाहते हैं लोगों को। तो वहां पे सीधी सी बात है, अगर विदेशी सैलानी आएंगे, देखने के लिए आएंगे, या इवन इंडिया के ही लोग हिल स्टेशन में जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उस तरफ भी लोग जाएंगे ही। और इतने प्यारे प्यारे व्यूज है हमारी कंट्री के अंदर जो लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किए हैं, तो वहां से उसका भी एक बढ़ता हुआ दिखता है कि उधर भी लोग जाएंगे। बिल्कुल सर। नैन्सी, आपका कोई सवाल? जब बजट की बात होती है तो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका रीजन ये है कि सबकी लाइफ लाइन जुड़ी होती है। तो आपको अगर मैं एक लाइन में अगर आपसे पूछना चाहूँ तो आपको क्या लगता है कि क्या बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर होना चाहिए? ये इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी सीधी सी बात है, रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोड का कोई प्रोजेक्ट पास हुआ, उसको पास होने में या मतलब बनने में बहुत टाइम लग जाए। बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे एरियाज जहाँ पे ट्रेन बीच से निकल रही होती है और वहां पे बहुत बहुत लंबे टाइम के जैम्स लगते हैं। वहां पे एक ऊपर ओवरपास की जरूरत होती है, वो सब बन भी रहा है, हम देख रहे हैं पूरी कंट्री में बन रहा है। तो इस तरीके की जितनी सिचुएशंस, जितनी भी रोड्स ऐसी बन सकती हैं जहां से टाइम को कट किया जा सके, क्योंकि आज आप सब समझते हो कि टाइम का बहुत अच्छा मतलब टाइम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और टाइम की लाइफ में कम हो चुका है कि यार दौड़ा भागी की लाइफ चल रही है। नो मोर, अगर मैं कानपुर में बैठा हूं तो कानपुर भी एक मुंबई की तरीके फास्ट सिटी बन चुका है। तो हर एक सिटी में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भी अब मेट्रो आ चुकी है, तो मेट्रो अगर किसी सिटी में, लखनऊ में या कानपुर में आ चुकी है और बाकी सिटीज में भी आ रही है, तो ये लगातार अच्छा एक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केवल रोड का डेवलपमेंट ही नहीं है। अब मेट्रो अगर बन रही है, कुछ स्टूडेंट है या कुछ जॉब डूइंग पर्सन है और वो तेजी से कम्यूट कर पा रहे हैं, तो वहां पे सीधा सीधे डेवलपमेंट तो हो रहा है। और उस सीधे डेवलपमेंट का फायदा ये हो रहा है कि जो 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर रहता था और वो पेट्रोल से कम्यूट नहीं करके जा सकता था अपने ऑफिस, आज वो जा सकता है मेट्रो से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सीधा सीधा लेना देना जॉब की अपॉर्चुनिटीज से और जॉब की रिक्वायरमेंट से और कंपनीज के डेवलपमेंट से सीधा सीधा जुड़ा है। मान लो कि किसी कंपनी को चाहिए, टैलेंट चाहिए, लेकिन वहां पे बंदा आने को ही तैयार नहीं है, और थोड़ी सी दूर 50 किलोमीटर दूर पे एक अच्छा खासा एरिया है जहां से लोग आ सकते हैं। अभी वो मेट्रो आ जाने से या रोड की अच्छी कनेक्टिविटी होने से ये सब चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। अभी इलेक्ट्रॉनिक कार्स या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो आ रही है उससे और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रदूषण भी कम से कम होगा और हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें कर पाएंगे, ज्यादा फास्टर गाड़ी आ पाएंगी, तो और अच्छा हो जाएगा। और आप सब जानते हो अभी रेलवेज के लिए हमने देखा, रेलवेज में रेलवे लाइंस डबल होने वाली हैं। तो मतलब अल्टीमेटली हम केवल एक तरफ काम नहीं कर रहे हैं, केवल रोड पे काम नहीं हो रहा। इवन आप देखो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, गंगा जी का पॉल्यूशन बिल्कुल खत्म हो गया है, कितनी साफ हो गई है गंगा जी। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट लगातार हर तरफ से इम्प्रूवमेंट के, लाइफ को इम्प्रूव करने के चल ही रहे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। साथ ही अगर हम देखेंगे जिस तरह आपने बोला कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, इस तरह डोमेस्टिक टूरिज्म को भी बूस्ट करने के लिए सरकार ने काफी नए-नए प्रोजेक्ट्स निकाले हैं। ये तो आपको भी पता होगा, कुछ समय पहले क्यों नैन्सी, हमारे एक बहुत ही बेहद खूबसूरत आइलैंड की जो एकदम से वायरल न्यूज़ हो गई थी, वो काफी दिन तक चर्चा में था। तुम्हारा क्या कहना है नैन्सी, डोमेस्टिक लक्ष्य से आप बात कर रहे हो, ऑब्वियसली देखिए टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए। और ये चीज हमने मालदीव के केस में देखी भी है कि जब ये विवाद हुआ तो किस तरीके से उनका बिजनेस एकदम ठप हुआ, जबकि मालदीव से पूरा ही टूरिज्म पे बेस्ड है। तो आपको क्या लगता है कि बजट में टूरिज्म सेक्टर को लेकर क्या कुछ होना चाहिए? ये टूरिज्म सेक्टर में बड़ी सिंपल सी चीज है। एक अगर मालदीव्स की बात करें तो लक्षद्वीप के लिए मोदी जी ने 1000 दिन पहले घोषणा भी करी थी कि लक्षद्वीप को हम अच्छा बनाएंगे। लेकिन अभी इधर जो मालदीव्स में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो चाइना प्रो है। तो चाइना प्रो होने की वजह से, और मालदीव्स क्या है, जब भी जैसे श्रीलंका से चाइना हमारी बहुत ज्यादा डिटेक्टिव एक्टिविटी करता रहता है, तो हमारा कोई भी परीक्षण वगैरह होता है उधर, तो वो उसके डिटेक्टिव शिप्स आते हैं और पता करते हैं। अभी श्रीलंका को हमने बहुत हेल्प करके वो सब चीजें संभाल ली है। बट क्या हुआ है कि इधर मालदीव्स की तरफ वो जाने लग गए,
उधर उनका शिप आने लग गया। तो ये एक तरीके से ब्रेक करके अभी उनके पार्लियामेंट में आपने देखा होगा बड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है हमारी कि भाई दिख रहा है कि हम अगर हमारे पास पावर है तो हम उस चीज को अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए यूज करें। तो अभी उसको आप देखो तो लक्षद्वीप में जो भी टूरिज्म बढ़ सकता है बढ़ेगा। केरला हमारा बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। गुजरात में अगर आप देखो एक से एक फोर्ट बने हुए हैं, वो बहुत अच्छे डेस्टिनेशन है। अगर ओवरऑल आप देखो 370 जब से हटा हुआ है, J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अच्छा टूरिज्म बढ़ा है। तो ये सब अल्टीमेटली हर तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी जैसे अयोध्या में मंदिर बन गया है, एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो एक तरीके से रिलीजियस आप देखो बहुत सारी एक्टिविटीज वहां से बढ़ेंगी। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि टूरिज्म के साथ में देखिए रिलीजियस एक्टिविटी बहुत होना जरूरी है। बिकॉज आपके कंट्री नैन्सी, में कोई सर भी ने अभी तभी अयोध्या आएगा। राम मंदिर की बात की, आपने तो बहुत अच्छे से अयोध्या राम मंदिर की लाइव कवरेज की थी, कई घंटों तक की कवरेज की थी। नैन्सी, आपको क्या लगता है कि राम मंदिर के बनने से, निर्माण से और इस पूरे के पूरे जो भव्य प्रोग्राम हुआ उससे आज के बजट या आने वाले इलेक्शन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए चाहत, मैं तो बिल्कुल यही बोलूंगी कि प्रभाव तो बहुत ही बड़ा पड़ने वाला है। रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि देखिए हमने देखा जब राम मंदिर अयोध्या में बना तो किस हिसाब का डेवलपमेंट हुआ अयोध्या में। सबसे बड़ी चीज व्यापार में वृद्धि हुई, जो जिसके आंकड़े भी सामने आए कि अयोध्या का राम मंदिर बनने से टूरिज्म बढ़ा। जो देखा आपने देखा कि एयरपोर्ट वहां पे बन रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ी हुई है। तो नो डाउट उसका इम्पैक्ट जो है वो बजट पे बिल्कुल पड़ने वाला है। और बिजनेस का तो आपने भी देखा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद बिजनेस में किस कृत्रिम बजट में रेलवे सबसे मुख्य विषय है, क्योंकि ये साल भर यूपी की सबसे ग्रोथ हुई ज्यादा है चर्चा में जो रहा है। इंडियन रेलवे ने पैसे खर्च करने का भी रिकॉर्ड बना दिया है। रेल मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल साल 2023 से 31 दिसंबर साल 2023 तक यानी सिर्फ 9 महीनों में रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स किया है। पूरी भारत की एकदम ताकत सामने देखने को मिली है। ताकत की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे बड़े उद्योगपति थे वो सारे वहां पर उपस्थित थे, जितने हमारे देश के बड़े मंत्री थे वो सारे वहां पर उपस्थित थे। बिल्कुल। तो ये अंबानी की पूरी फैमिली वहां पर मौजूद थी। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें दिखाता है कि देखिए जो डेवलपमेंट अयोध्या में हो रहा है राम मंदिर की वजह से, उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो बजट में देखने को मिलेगा। और चुनाव भी है तो इस लिहाज से भी ये बजट बेहद खास हो जाता है, बहुत खास हो जाता है। चुनाव की भी अगर हम बात करें, अभी नैन्सी कुछ महीने पहले हमने देखा था कि बड़ी स्टेट्स के चुनाव थे, उनका जो रिजल्ट था वो भी आपके सामने है। उसके बाद आपको क्या लगता है कि इस बजट और आने वाले चुनाव का हमारी देश की जो इकोनॉमी है और जो हमारी सरकार का जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, और अगर हम उस टारगेट को अचीव कर पाए तो मुझे लग रहा है कि हम 2nd लार्जेस्ट भी तेजी से ही बनेंगे। देखिए चाहत, 2024 का जो चुनाव हो वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि देखिए 2 टर्म्स जो है वो लगभग मोदी सरकार ने पूरे कर लिए हैं। अब ये तीसरे टर्म की बारी है। और इस बार तो एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस बना है, वो भी हमने देखा। तो उस लिहाज से ये बजट बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी कई सारी वजह भी है। एक तो ये कि इनका लास्ट बजट है, अंतिम बजट है 2nd टर्म का। दूसरा ये है कि चुनाव भी है। और तीसरी बड़ी बात ये मैं बोलूंगी कि जो राम मंदिर वाला मुद्दा, मैं बार बार राम मंदिर पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि ये बरसों पुराना मुद्दा था। मतलब सरकारें आई चली गई, इतने वर्ष आजादी को हो गए, हमने 75वां। नैन्सी आपको सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी। मैं हमारे जो गेस्ट हैं रुचिर गुप्ता जी, मैं उनको यहाँ पर कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ हमारा ये बजट की लाइव कवरेज पे आप हमारे साथ जुड़े। और थोड़ी ही देर में जैसे ही स्टॉक मार्केट क्लोजिंग का वापस समय आएगा हम फिर से आपको आमंत्रित करेंगे, एक बार फिर से छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या बजट से असली में कुछ उतार चढ़ाव हुआ या नहीं। तब तक आप हमें इजाजत दें। ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस on ABP Live, पैसा लाइव।